मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से खूबसूरत से चैनल पर जिसका नाम है दीपांशु राजपूत क्लास 12। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को मैं आज पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और सबसे बेहतरीन फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषाएं बताऊंगा, इसकी सबसे ज्यादा वायरल परिभाषाएं बताऊंगा, ऐसी डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी होती हैं। और मेरे प्यारे भाई बहन, उसके बाद मैं आपके वायरल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मतलब आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आपको बिल्कुल की घबराना नहीं है। कक्षा 12वीं की परीक्षा में एक बेहतर नंबर लेके आना है और आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इस बार जो हमारा नारा है, जो हमें पार करना है, जो हमें पक्का वादा है हमारा कि अब की बार 90 प्लस पार। तो अब की बार जो हमें 90 प्लस का जो सपना है, 90 प्लस का सपना नहीं बनाना, अब की बार हमें 90% पार बनाना है। यानी कि आपका जो सपना है वो पूरा मैं करूंगा, वो 100% दावे के साथ पूरा होगा। आज की क्लास को मैं बिल्कुल बिना देरी किए हुए शुरू करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, तो मैं आ चुका हूं हमारे फर्स्ट नंबर की डेफिनेशन की तरफ। हमारे एग्जाम्स में परिभाषाएं आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आती हैं, थ्योरी आती है। तो आपको हर एक चीज के लिए मैं तैयार कराऊंगा। आप बिल्कुल सही जगह पर हो, आपको चिंता करने की, परेशान होने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो परिभाषा आपको दिखाई दे रही है, ये वो परिभाषाएं मैं लेके आया हूं जो एग्जामिनर की सबसे ज्यादा फेवरेट परिभाषाएं होती हैं और आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% दिखाई देंगी। तो ये परिभाषाएं आप बिल्कुल तैयार रखना। ये 100%, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 2026 के महायज्ञ में आपको ये परिभाषाएं जरूर दिखाई। भाषा हमसे क्या बोल रही है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए व इसका मात्रक भी लिखिए। तो हमें परिभाषा और मात्रक दोनों तैयार करने हैं। याद रखना कि परिभाषा अगर आपको याद है तो आपको फॉर्मूला भी बनाना आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका मात्रक चुटकियों में लिख पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो मेरे पास विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता क्या होती है मेरे पास, तो मेरे पास इसकी परिभाषा बहुत आसान सी है। मेरे पास क्या है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मैं क्या बोलूंगा, विभव प्रवणता बोलूंगा। कैसे कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होता है। अगर मैं किसी विद्युत क्षेत्र में खड़ा हूं और मैं अगर चल रहा हूं, मैं दूरी बढ़ रही है, मेरी दूरी के साथ विभव के मान में परिवर्तन होता है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को हम ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर मेरे पास क्या होता है, ई बराबर जो होता है मेरे पास, वो मेरे पास माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है। वो मेरे पास क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास विभव प्रवणता का सूत्र होता है। तो आपको सबसे पहले सूत्र पर फोकस करना है, क्योंकि यहां से अगर न्यूमेरिकल भी आएगा उसको भी आप कर पाओगे, लेकिन मेरे अंदाज से यहां से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 2026 की परीक्षा में यहां से परिभाषा आएगी, डेफिनेशन आएगी। तो चिंता नहीं करनी, ये आपको डेफिनेशन के लिए आप फॉर्मूला तैयार रखना है, लेकिन यहां से इसका मात्रक भी पूछ रहा है तो मात्रक आपको बताना है कि इसका मात्रक क्या होता है। अरे भाई बहन, मेरे पास जो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, जो मेरे पास मात्रक होगा, मात्रक को बिल्कुल भी याद नहीं करना। मैं बता रहा हूं आपको, मात्रक को बिल्कुल भी याद नहीं करना। मेरे पास डीवी अपॉन डी आर, तो डीवी का मतलब क्या है, विभव में परिवर्तन। तो विभव का मात्रक वोल्ट। तो मेरे पास सबसे पहले हो जाएगा ऊपर मेरे पास वोल्ट, तो वोल्ट प्रति मेरे पास डीआर, डीआर का मतलब दूरी और दूरी का मात्रक मेरे पास मीटर। तो मेरे पास वोल्ट प्रति मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर जो है वो मेरे पास विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब मैं आ चुका हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारी दूसरे नंबर की डेफिनेशन हमसे क्या बोल रही है कि विशिष्ट चालकता का सूत्र लिखिए व इसका मात्रक लिखिए। तो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो मेरे पास विशिष्ट चालकता है, इसका हमें सूत्र लिखना है और इसका हमें मात्रक लिखना है। पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास होता है। मैं आपको सूत्र और मात्रक बताने से पहले सबसे पहले इसको समझाऊंगा कि मेरे पास विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मैं क्या बोलूंगा, विशिष्ट चालकता बोलूंगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। इसका सूत्र मेरे पास क्या होता है, विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या
क्या होता है मेरे पास, सिग्मा इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू मेरे पास होता है 1 अपॉन रो। तो सिग्मा इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है 1 अपॉन रो, जहां पर मेरे पास जो सिग्मा है, जहां पर मेरे पास जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है मेरे पास विशिष्ट चालकता, और रो का मतलब मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध। तो मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मैं क्या बोलूंगा, विशिष्ट चालकता बोलूंगा। क्या कोई भी दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई भी परेशानी हो रही है, बिल्कुल नहीं। तो सूत्र लिखने को आता है कि सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, और जहां पर मेरे पास सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा मेरे पास क्या होती है, सिग्मा मेरे पास विशिष्ट चालकता होती है, सिग्मा मेरे पास विशिष्ट चालकता है। उसके बाद मेरे पास जो रो है, रो मेरे पास क्या है, रो मेरे पास क्या है, रो मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध है, रो मेरे पास क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना और परेशान नहीं होना है। तो मैंने आपको ये बता दिया। क्वेश्चन में हमसे इसका मात्रक भी पूछ रहा है, तो आपको विशिष्ट चालकता का मात्रक भी लिखना है। मात्रक मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मैं आपको मात्रक बताना चाहता हूं। मात्रक मैं इसकी यूनिट बताऊं तो मात्रक इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, मात्रक मेरे पास 1 अपॉन रो का मतलब प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मतलब होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर। लेकिन ये बटे में है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ओम इनवर्स, मेरे पास क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। मेरे पास क्या है, मेरे पास विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना आपको कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मेरे पास क्या होता है, मात्रक होता है मेरे पास विशिष्ट चालकता का। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अरे भाइयों बहनों, तो मैं आ चुका हूं हमारे तीसरे नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, उसको केयरफुली रीड करते हैं। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो अभी मैंने विशिष्ट चालकता की बात की, जिसमें मैंने बात किया था सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। किसके बारे में, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। जो मेरे पास रो होता है, जो मेरे पास रो था, रो को मैं क्या बोलूंगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो क्या होता है। तो रो की परिभाषा आपको बतानी है, इसका मात्रक आपको बताना है। तो बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, कोई भी चिंता करने की कुछ भी बात नहीं है। मेरे पास क्या है, मेरे पास इसकी परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि इकाई लंबाई के तथा इकाई क्षेत्रफल वाले तार में, मेरे पास तार है, मतलब मेरे पास एक तार है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास तार है, ये मेरे पास तार है, और इस तार की लंबाई क्या है, मेरे पास तार की लंबाई जो है वो मेरे पास 1 मीटर है। तार की लंबाई मेरे पास 1 मीटर। तार का क्षेत्रफल मेरे पास कितना है, मेरे पास क्षेत्रफल क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। मेरे पास क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वो भी मेरे पास इकाई है, 1 मीटर स्क्वायर मेरे पास क्षेत्रफल है। तो मेरे पास दूरी और क्षेत्रफल मेरे पास इकाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 है। तो क्या है कि इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि इस तार में विद्युत धारा बह रही है, ये मेरे पास इस तार में विद्युत धारा बह रही है, लेकिन विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को, ये विद्युत धारा को बहने से रोकने वाले कारक को मैं प्रतिरोध बोलूंगा। तो अब इस तार का जो प्रतिरोध होगा वो इसका विशिष्ट प्रतिरोध या कि नेचुरल रेजिस्टेंस कहलाएगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, मेरे पास RA अपॉन L। रो बराबर मेरे पास क्या है, RA अपॉन L। लेकिन मैंने R का मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रतिरोध, A का मतलब मेरे पास क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल A कितना है, मेरे पास 1 क्षेत्रफल मेरे पास इकाई है। इसका L का मतलब लंबाई कितनी है, लंबाई L, तो L मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास इकाई क्षेत्रफल, एक इकाई लंबाई है, इकाई क्षेत्रफल इसका। तो मतलब मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों की जगह मैं 1 को रख दूंगा। मेरे पास A का मान कितना है, A बराबर मेरे पास 1 है, A बराबर मेरे पास 1 है, मेरा क्षेत्रफल 1 है भाई, इकाई क्षेत्रफल है। L मतलब लंबाई मेरी कितनी है, लंबाई भी मेरी 1 मीटर है, मतलब इकाई है, तो इसका मान भी, L का मान भी मेरे पास 1 है, 1 मेरे पास, तो 1/1 मतलब इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास रो बराबर R हो जाएगा, रो बराबर R। तो वही हमसे बोला गया है मेरे पास कि किसी चालक की अगर लंबाई 1 मीटर हो, लंबाई इकाई हो, क्षेत्रफल उसका इकाई हो, तो उसमें जो प्रतिरोध है, जो उसका प्रतिरोध R है, जो मेरे पास प्रतिरोध R है, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाएगा। क्या कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, क्या कोई भी परेशानी हो रही है,
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इजी इजी आपको बता रहा हूं कि नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है मेरे पास, तो मात्रक, अब सबसे बड़ा पॉइंट आ जाए मेरे पास कि मात्रक तो बिल्कुल रटना ही नहीं है, मात्रक को बिल्कुल समझना है, बस मैं जैसे करता हूं याद उस तरीके से रखना है। करूंगा हमारे विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की तरफ। तो क्वेश्चन ने हमसे परिभाषा के साथ साथ इसका मात्रक भी पूछा है, तो मात्रक को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपको समझना है केवल और केवल। मेरे पास इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि रो बराबर आर ए अपॉन एल। मैंने क्या बताया कि रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर का मतलब मेरे पास क्या होता है, आर का मतलब मेरे पास होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मेरे पास मीटर स्क्वायर, बटे बटे मेरे पास एल, एल का मात्रक मीटर, तो एल का मतलब लंबाई और लंबाई का मात्रक मीटर, तो एल का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मेरे पास मीटर, सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने एम से एम को काट दिया, यानी कि मैंने मीटर से 1 मीटर को काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ओम इंटू मीटर बचा। क्या बचा मेरे पास, ओम इंटू मीटर, तो वही मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है, ओम इंटू मीटर मेरे पास। तो आप याद रखना कि ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर जो है मेरे पास, ये मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर के और बोर्ड के सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा में 100% दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे चौथे नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मेरे पास क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ओमीय तथा अनओमीय, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ओम का नियम जो पालन करता है वो मेरे पास ओमीय, और दूसरा मेरे पास अनओमीय। तो ओमीय तथा अनओमीय परिपथ में मेरे पास आप क्या समझते हैं, तो मेरे पास एक ओमीय परिपथ है और दूसरा मेरे पास अनोमीय परिपथ है। आप इन दोनों परिपथों से क्या समझते हैं, और आपको इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे पास ओमीय परिपथ, सबसे पहला मेरे पास क्या है, सबसे पहला मेरे पास है ओमीय परिपथ। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, ओमीय का मतलब ओम का नियम, तो हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम मेरे पास क्या होता है, V इक्वल्स टू मेरे पास I इंटू आर, ये मेरे पास V इक्वल्स टू मेरे पास I इंटू आर, ये मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास ओम का नियम होता है। मतलब कि यदि किसी चालक पर क्या होता है मेरे पास, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही मेरे पास ओम का नियम होता है। ओम का नियम जो पालन करता है, जो ओम के नियम को मानता है, वो मेरे पास ओमीय परिपथ होगा, और जो ओम के नियम को नहीं मानेगा, ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, वो मेरे पास अनोमीय परिपथ होगा। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, मेरे पास क्या है, मेरे पास कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम की पालना करते हैं, मतलब जो ओम के नियम को मानते हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा, वो मेरे पास ओमीय परिपथ कहलाएगा। तो कहलाएगा। अब मेरे पास ओमीय परिपथ का मेरे पास उदाहरण क्या होगा, तो मेरे पास जो मेरे पास धातुएं होती हैं, मेरे पास इसमें क्या है, जो मेरे पास धातु है, धातु जो मेरे पास होती है वो मेरे पास लोहा है, सिल्वर है, चांदी है, सोना है, कोई भी मेरे पास धातु हो, वो सारी धातुएं जो होती है मेरे पास, वो सभी ओमीय परिपथ का उदाहरण है, सभी ओम के नियम की पालना करती हैं। अब मेरे पास क्या है, अनओमीय परिपथ। तो अनओमीय परिपथ में क्या होता है कि ऐसा परिपथ जो ओम भाई साहब के नियम को नहीं मानता, बोलते कि मैं ओम के नियम को नहीं मानूंगा, मैं अपना खुद का नियम मानूंगा, तो ऐसे परिपथ को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे परिपथ को मैं क्या बोलूंगा, सिंपल तरीके से मेरे पास ओम के नियम की पालना नहीं करता। तो ओम के नियम की पालना नहीं करता मेरे पास अनोमी परिपथ कहलाता है। क्या कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में पिछले सालों का जब आप पेपर देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि यूपी बोर्ड में स्पेशली यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चंस की जो नस है, मैं नस पकड़ के आपको सारे क्वेश्चंस सिखाऊंगा। एग्जामिनर की जो छुपा रुस्तम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, उन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा 100% कंफर्म वाले। प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे 5वें नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। मतलब हमने अभी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जाना, और हमें प्रतिरोध तो पता ही होता है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, लेकिन हमसे बोल रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध,
तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जो मेरे पास कोई भी सेल है, आपने सेल को देखा होगा, मैंने सेल के बारे में पढ़ाया भी है आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में। गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ाया है मैंने, डैनियल सेल आपको पढ़ाया है, वही सेल, बिल्कुल सेम सेल वही होता है। तो सेल के ऊपर हमसे बोला जा रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किन किन, मेरे पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी हमें निर्भरता भी हमें बतानी होगी। तो मेरे पास क्या है कि इसको समझाऊंगा मैं बिल्कुल आसान तरीके से। मेरे पास क्या है कि किसी सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को मैं क्या बोलूंगा? प्रतिरोध बोलूंगा। जो मेरे पास विद्युत धारा है और मेरे पास जो प्रतिरोध है, भले ही वो बाहरी प्रतिरोध हो या भले ही वो आंतरिक प्रतिरोध हो, बाहरी प्रतिरोध होगा तो बाहर वाली विद्युत धारा को रोकेगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा तो अंदर वाली विद्युत धारा को रोकेगा। मतलब इसका यह है कि जो प्रतिरोध होता है एक ऐसा व्यक्ति है, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से जलन करता है। मतलब प्रतिरोध जो है, धारा अगर अपने आगे बढ़ रही है, धारा अगर सक्सेस को चाह रही है, धारा अगर बह रही है तो उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, उसके मार्ग में रुकावट बनेगा। और हर जगह देखो, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है सेल के अंदर वाला प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है सेल, मेरे पास कोई सेल है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई सेल है जहां पर दो इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए हैं, जहां पर दो इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए हैं और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है। तो विद्युत धारा अंदर अंदर भी कुछ लोग होते हैं, हर जगह पर आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो ये मेरे पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब इसको कौन कौन इफेक्ट करता है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखना, जितने पॉइंट्स आपको बता दूं वो सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या होगा, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो किस पर निर्भर करेगा? सबसे पहली चीज निर्भर करेगा वो प्लेटों के, जो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स की दूरी पर निर्भर करता है। तो क्या है मेरे पास कि यह इलेक्ट्रोड्स की दूरी पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड, मेरे पास इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड मेरे पास धातु की पट्टी होती है, पत्ती ऐसी होती है। तो यह इलेक्ट्रोड की दूरी पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड की दूरी पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड की दूरी पर निर्भर करता है। तो मेरे पास पहला पॉइंट ये हो गया कि यह इलेक्ट्रोड की दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोड ये है, मेरे पास इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड मेरे पास ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है मेरे पास, उसमें मेरे पास ये दूरी पर भी निर्भर करता है। क्या मेरे पास? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब मेरे पास विद्युत अपघट्ट क्या है? भैया मुझे विद्युत अपघट्ट समझ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको विद्युत अपघट्ट सिखाता हूं। क्या होता है कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये विलयन है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये मेरे पास पानी है। पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? पानी के अंदर मैंने नमक को डाल दिया, पानी में मैंने नमक को डाल दिया। नमक का मतलब क्या है? नमक का मतलब मेरे पास NaCl है, नमक का मतलब मेरे पास NaCl है। जब इसमें NaCl को डाला तो Na प्लस बन गया, Na मेरे पास प्लस बन गया और Cl मेरे पास माइनस बन गया। मतलब ये अपने टुकड़ों में टूट गया, ये अपने अवयवी भागों में टूट गया, इसको मैं बोलूंगा विद्युत अपघट्ट। तो मेरे पास क्या है कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, मतलब ये ज्यादा टूटेगा, कम टूटेगा या बिल्कुल नहीं टूटेगा, किस तरीके से टूट रहा है। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सिंपल तरीके से याद रखना, मेरा जो सेकंड नंबर पॉइंट होगा, हमारा पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या होगा कि जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या करेगा, वो मेरे पास विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, मेरे पास क्या है कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, अपघट्ट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है मेरे पास कौन? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आपने सेल का आंतरिक प्रतिरोध जाना, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसको समझा। अब मैं बात करूंगा हमारे 6वें नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, 6वें नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, यानी कि हम सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान सा टॉपिक होता है। मेरे पास सेल का विद्युत वाहक बल, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक सेल है, मैं आपको सेल समझाता हूं कि मैं आपको एक सेल बना के दिखाता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई एक सेल है, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक सेल है,
ये मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास कुंजी लगी हुई है, ये मेरे पास कुंजी लगी हुई है, मेरे पास ये कुंजी लगी हुई है, और ये मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। तो ऊपर मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है जिससे ये चमक रहा है, ऊपर ये बल्ब लगा दिया है, चमक रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो मेरे पास कोई एक आवेश है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक आवेश। तो एक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य, अब मैं को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए किया गया कार्य जो मेरे पास होता है वही मेरे पास सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कि एकांक आवेश को, मेरे पास क्यू नॉट आवेश है, ये मेरे पास एकांक आवेश है। तो क्यू नॉट आवेश को या एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, पूरे परिपथ में घुमाने के लिए किया गया कार्य जो मेरे पास होता है, किया गया जो कार्य होता है मेरे पास W, वो मेरे पास क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसको मैं E बोलता हूं। सेल का विद्युत वाहक बल E कहलाता है, मेरे पास E से डिनोट करते हैं। E से बहुत सारी चीजों को डिनोट किया जाता है। E से हम विद्युत क्षेत्र को भी डिनोट करते हैं, और E से हम विभव प्रवणता को भी डिनोट करते हैं, और E से हम सेल के विद्युत वाहक बल को भी डिनोट करते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। मेरे पास इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास विद्युत वाहक बल जो वोल्टेज होता है, तो इसका मात्रक मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मेरे पास वोल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो विद्युत वाहक बल है इसका मात्रक मेरे पास वोल्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको ये क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास किसी इलेक्ट्रॉन की या मेरे पास किसी आवेश की गतिशीलता क्या होती है। तो आपको गतिशीलता वाला जो टॉपिक होता है उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं और यहां से आपको परिभाषाएं भी आती हैं। तो परिभाषा न्यूमेरिकल दोनों को यहां पर आप तैयार कर पाएंगे। यानी कि इसकी मेरे पास डेफिनेशन मेरे पास क्या हो जाएगी कि किसी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग मेरे पास क्या होता है, मेरे पास Vd होता है। तो मतलब मेरे पास किसी इलेक्ट्रॉन का मेरे पास अनुगमन वेग Vd व मेरे पास विद्युत क्षेत्र E, इसके अनुपात को मैं क्या बोलूंगा, इसके अनुपात को मैं बोलूंगा मेरे पास आवेश की गतिशीलता या मेरे पास इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बोल सकता हूं। मेरे पास जो मेरे पास म्यू है, म्यू का मतलब क्या होता है कि म्यू का मतलब होता है मेरे पास गतिशीलता। तो म्यू बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू बराबर मेरे पास Vd अपॉन E, म्यू बराबर मेरे पास Vd अपॉन E, यानी कि मेरे पास अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को मैं क्या बोलूंगा, यानी कि मेरे पास म्यू बराबर Vd अपॉन E, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास आवेश की गतिशीलता। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसान तरीके से दिमाग में फिट हो गया होगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस आपको केवल एक चीज पर फोकस करना है कि मेरे पास जो आवेश की गतिशीलता होती है इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे, म्यू से। तो म्यू बराबर Bd, Bd का मतलब अनुगमन वेग बटे E का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो Vd अपॉन E को मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आवेश की गतिशीलता। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको ये वाला क्वेश्चन, ये परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा हमारी आगे वाली बेहतरीन परिभाषा की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। जो मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अनुगमन वेग या उसका अपवाह वेग या उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि 2026 के 2 से 3 सेट के अंदर आएगा ये टॉपिक, 2 से 3 सेट के अंदर ये टॉपिक आएगा। कौन, मेरे पास अनुगमन वेग। याद रखना, मेरे पास अनुगमन वेग को समझाने से पहले मैं आपको रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा। बस आप मेरी चीज को समझो। मेरे पास एक फिगर होगा, आप उस फिगर को समझो। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक चालक है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास चालक है, मेरे पास चालक है। तो ये मेरे पास चालक है, इसमें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसका मेरे पास इस पॉइंट का नाम मेरे पास A है और इस पॉइंट का नाम मेरे पास B है। तो मेरे पास इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम मेरे पास B। इसका जो क्षेत्रफल है मेरे पास, इसका जो एरिया है मेरे पास A, क्षेत्रफल मेरे पास A होगा। मतलब इसकी जो लंबाई होगी मेरे पास, वो मेरे पास L होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास कोई एक चालक है जिसका मेरे पास लंबाई L है, मेरा पॉइंट A और पॉइंट B है और इसका क्षेत्रफल मेरे पास A है। सिंपल तरीके से इसको मैं जोड़ दे रहा हूं, एक सर्किट से जोड़ रहा हूं। तो ये मेरे पास एक सर्किट से जोड़ने पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक सर्किट से जोड़ूंगा। तो सर्किट से जोड़ने पर क्या होगा कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी।
विद्युत धारा कैसी बह रही है, इस तरफ से, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें अब क्या हुआ, अब इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की गति हो रही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, इसमें आप सब्र रखो, मैं अनुगमन वेग आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बस थोड़ा 1 मिनट का धैर्य रखो। तो धैर्य रखने के बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो अनुगमन वेग क्या होता है, मेरे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, मेरे पास ये चालक है, और चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं चालक के अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये रैंडमली गति करेंगे, कहीं इधर जाएंगे, कहीं इधर जाएंगे, कहीं इधर, मतलब पूरे में गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कहां जाना है। कोई इस तरफ जा रहा है, ये कोई इस तरफ जा रहा है, और कोई क्या है, कोई मेरे पास इस तरफ जा रहा है, कोई मेरे पास क्या कर रहा है, कोई मेरे पास इस तरफ जा रहा है, और कोई मेरे पास क्या कर रहा है, सीधा इधर आ रहा है। कुछ भी पता नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं है, जहां मन आ रहा है वहां जा रहे हैं। मतलब बस यादृच्छिक गति करते रहते हैं कि जहां मन आए वहां चले जाएं। लेकिन यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट कहां पर आता है कि यहां पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र को लगा दूं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर बैटरी को लगा दूंगा, बैटरिया को अगर मैं लगा दूंगा, तो यहां पर अब बैटरी लगा दी मैंने, तो यहां पर एक विद्युत क्षेत्र काम करना शुरू कर देगा। तो विद्युत क्षेत्र मैं इस तरफ लगा रहा हूं, मेरे पास विद्युत क्षेत्र मेरे पास ये है, तो विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र मेरे पास ई मैंने इस तरफ लगा दिया। इस तरफ मेरा विद्युत क्षेत्र लग चुका है, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनों में खलबली मच जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अब यादृच्छिक गति नहीं करेंगे कि जहां मन आए वहां चले जाओ। ये मेरे पास मास्टर साहब है, तो ई का मतलब मेरे पास विद्युत क्षेत्र। ये मेरे पास एक टीचर है, मास्टर है, ये बोलेगा कि बच्चों जहां मैं बताऊंगा उस साइड तुम जाओगे। अब तुम लोग इस साइड जाओगे कि मैं तो इस साइड जा रहा हूं। देखो ये टीचर जिस साइड जाता है, बच्चों को क्या करना होता है, बच्चों को मतलब गेम करना होता है, मस्ती करना होता है। तो टीचर अगर इस साइड जा रहा है तो बच्चे इस साइड आएंगे। तो अभी क्या हुआ, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर एक बेहतरीन सा ट्विस्ट मेरे पास क्या आता है, ट्विस्ट मेरे पास यही मेरे पास ट्विस्ट है कि मेरे पास जो मास्टर साहब है, जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र ई जब मैं इस तरफ लगा देता हूं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मेरे पास वीडी वेग से, इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास वीडी वेग से, किस वेग से, वीडी वेग से इस तरफ आने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन मेरे पास वीडी वेग से गमन करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मेरे पास वीडी वेग से गमन करते लगते हैं। किस तरफ, इस तरफ, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं। और विद्युत धारा हमारी इस तरफ बह रही है। और हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड हैं, तो विद्युत धारा मेरी इस साइड होगी, हमेशा अपोजिट रहती है, हमेशा अपोजिट रहती है, सिंपल तरीके से। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये मेरे पास पूरा कंसेप्ट है किस चीज का, मेरे पास अनुगमन वेग का। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं और चल रहे हैं, लाइन में लग के चल रहे हैं। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा अनुगमन वेग। बिल्कुल नॉर्मल एक नियत औसत वेग होता है, एक नियत औसत वेग मेरे पास अनुगमन वेग कहलाता है। तो सिंपल तरीके से आपने पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल माइंड में बिल्कुल छाप लिया होगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में नहीं आया या आया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि कंसेप्ट ही सबसे बड़ी पावर है, और रटना तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो रटाने पर बिल्कुल फोकस ही नहीं करता, मैं बिल्कुल समझाने पर ध्यान देता हूं। तो मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊं तो मेरे पास क्या होगा कि परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे पास, कि वह नियत औसत वेग, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेरे पास होती है, कि वह नियत औसत वेग मेरे पास क्या होगा, कि वह नियत औसत वेग मेरे पास क्या होगा, कि वह नियत औसत वेग, वह नियत औसत वेग जब किसी धातु में, वह नियत औसत वेग, वह नियत औसत वेग है, तो वह नियत औसत वेग है। मेरे पास अनुगमन वेग क्या है, कि वह नियत औसत वेग है कि जब किसी धातु में क्या होता है, कि जब किसी धातु में, जब किसी धातु में, धातु का मतलब क्या है मेरे पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो जब किसी धातु में, आप जब कभी भी मेरे प्यारे भाई बहन, आप जब कभी भी धातु का नाम सुनो, तो धातु सुन के आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है, कि सबसे पहली चीज आती है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर विद्युत का प्रवाह होगा। तो विद्युत का प्रवाह कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ही उस धातु में विद्युत का प्रवाह कर रहे हैं। तो जब किसी धातु में विद्युत का प्रवाह होता है तो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो जब किसी धातु में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे पास, विद्युत क्षेत्र। जब किसी धातु में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करते हैं। तो क्या है मेरे पास, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया
जाता है, लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या कि तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गति करते हैं, एक मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गति करते हैं, एक निश्चित गति करते हैं, निश्चित वेग से रहते हैं, तो एक निश्चित वेग से चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से चलते हैं या निश्चित वेग से गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से चलते हैं। यह वेग मेरे पास कहलाता है जब मैं किसी धातु में विद्युत क्षेत्र लगा रहा हूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से चलते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी या मेरे पास अनुगमन वेग। तो मेरे पास ये निश्चित दिशा में चलते हैं, यह मेरे पास क्या कहलाता है, यह अनुगमन वेग कहलाता है। यह मेरे पास क्या कहलाता है, यह मेरे पास अनुगमन वेग कहलाता है। यह मेरे पास अनुगमन वेग कहलाता है। यह मेरे पास क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। सिंपल तरीके से मेरे पास अनुगमन वेग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और क्वेश्चन में इसकी परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। और हाँ, जो अभी मैंने आपको इसका डायग्राम दिखाया था उस डायग्राम को भी आपको बनाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बात करूंगा हमारा बेहतरीन और आगे वाला क्वेश्चन। ये हमसे क्या बोल रहा है कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, लॉरेंज फोर्स क्या होता है मेरे पास। तो नो प्रॉब्लम, मैं लॉरेंज बल को बिल्कुल हलवा सिखा दूंगा, हलवा बिल्कुल बना के सिखा दूंगा। तो मेरे पास क्या है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। उस बल को मैं क्या बोलूंगा, वो बल मेरे पास कहलाता है लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स। तो मेरे पास क्या है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यानी कि मेरे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है। मैं सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र बनाता हूं। तो ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास बी वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र में मेरे पास कोई आवेशित कण, मैं क्यू नॉट को मान लूं कि क्यू नॉट मेरे पास आवेशित कण जो है वो मेरे पास वी वेग से गति कर रहा है। किस वेग से, बी वेग से गति कर रहा है। तो मेरे पास क्या होगा कि इस पर एक बल लगेगा, इस पर एक बल का अनुभव करेगा, बल मतलब एफ लगेगा बल। तो इस बल को ही मैं क्या बोलूंगा, ये बल ही मेरे पास कहलाएगा लॉरेंज फोर्स। इसमें मेरे पास इसका सूत्र याद रखना, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरे पास होता है एफ इक्वल्स टू मेरे पास होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो मेरे पास क्या होता है, एफ इक्वल्स टू मेरे पास क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले को आपको गलती से भी नहीं भूलना है। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, इस थ्योरम को भी याद रखेंगे, इस थ्योरी को भी याद रखेंगे। आपको मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि ये आपको समझ में आई होगी और मैं बिल्कुल आशा करता हूं इस चीज की। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। अभी मैंने बहुत सारी थ्योरी वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए, लेकिन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा बेहतरीन न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है, हमारा बेहतरीन न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरे पास दो आवेश रखे हुए हैं। तो मेरे पास 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरे पास दो आवेश रखे हुए हैं। पहला आवेश मेरे पास है कि 2 गुणा 10 की घात -7 और दूसरा आवेश मेरे पास है 3 गुणा 10 की घात -7 आवेश है। तो उनके बीच मेरे पास बल कितना लगेगा, मुझे बल की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले दूरी r का मान दिया गया। तो दूरी हमें कितनी दी गई, 30 सेंटीमीटर। तो 30 गुणा 10 की घात -2 करके इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया। दूरी हमसे 30 सेंटीमीटर कही गई थी, तो 30 को मैंने 10 की घात -2 से गुणा करके मैंने इसको, गड़बड़ है, तो 30 गुणा 10 की घात -2 करके इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो मेरे पास ये दूरी का मान आ गया। अब मेरे पास Q1 आवेश कितना है, मेरे पास Q1 आवेश और मेरे पास Q2 आवेश कितना है। तो Q1 आवेश और Q2 आवेश, Q1 आवेश मेरे पास 2 गुणा 10 की घात -7। तो 2 गुणा 10 की घात -7 कुलाम का मेरे पास Q1 आवेश है। 3 गुणा 10 की घात -7 का मेरे पास क्या है, मेरे पास Q2 आवेश है। हमें इसमें बल का मान निकालना है, बल को ज्ञात करना है और उसके बाद हमें K का मान हमें पता होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो ये मेरे पास K का मान होता है। तो आपको सारी वैल्यू पता है, तो मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने बताया, गुलाम ने बताया। इसमें मेरे पास ये है, मेरे पास मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास ये मेरे पास Q1 आवेश है और
ये मेरे पास Q1 आवेश है और ये मेरे पास यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास Q2 आवेश है। तो यहां पर मेरे पास Q1 आवेश और यहां पर मेरे पास Q2 आवेश है। तो इनके बीच की दूरी मेरे पास क्या है, स्मॉल आर मेरे पास दूरी है। तो ये मेरे पास कंडीशन मेरे पास है और इन दोनों के बीच लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, मेरे पास फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू मेरे पास होगा KQ1 इंटू Q2 मेरे पास R स्क्वायर। तो मेरे पास F इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सारी वैल्यू हमें पता है तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करना है और अपने कैलकुलेट करके हमें अपने आंसर को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास F इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, K की वैल्यू मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो मेरे पास क्या है, K की वैल्यू मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मेरे पास, इंटू मेरे पास Q1 और Q2 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू मेरे पास 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा मेरे पास Q2 की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात -7। तो मैंने Q1 और Q2 की वैल्यू को रख दिया अपॉन में मेरे पास R स्क्वायर। R का मान मेरे पास, R का मतलब मेरे पास ये, तो ये मेरे पास R की वैल्यू हो गई। तो 30 गुणा 10 की घात -2 का कंप्लीट का होल स्क्वायर ये मेरे पास हो जाएगा। तो यहां तक मैंने सारी वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब बहुत सिंपल होगा। अब यहां पर केवल आपको बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है। अगर आप इतना भी करके छोड़ दोगे, बहुत से भाई बहन के कमेंट्स आते हैं कि भैया मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूं, तो आपको ये 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल है अगर आप इतना भी कर दोगे ना तो 3 में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको पूरा करना है, तो आप पूरा करने हैं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप इसका आंसर। मैं देखूंगा कि किसका आंसर सही है और जिसका आंसर सही होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेशित किया गया है, तो इस गोले पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। हमें इसमें विभव ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें त्रिज्या R दी गई। R बराबर मेरे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो R बराबर 1 सेंटीमीटर है। क्या कभी भी वैल्यू को सेंटीमीटर में रखते हैं? उत्तर बिल्कुल नहीं। इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। अब मेरे पास आवेश 1 कूलाम आवेश, यानी मेरे पास Q की वैल्यू हमें दी गई है 1 कूलाम। तो ये मेरे पास आवेश का मान है। उसके बाद हमें विभव ज्ञात करना है, हमें V निकालना है, V फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। तो मेरे पास क्या है, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। V बराबर मेरे पास है KQ अपॉन R। तो मैं क्या करूंगा, V बराबर मैं क्या कर दूंगा K का मान मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आपको इसको याद करना पड़ेगा। जो मेरे पास K की वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। Q की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो Q का मतलब 1 मेरे पास गुणा 1 कर दूंगा अपॉन मेरे पास R का मान मेरे पास 1 गुणा 10 की घात -2। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 गुणा 10 की घात -2 मेरे पास हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 1 को नेग्लेक्ट कर दो, 1 का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं क्या करूंगा, V बराबर क्या कर दूंगा 9 गुणा, अब मेरे पास 10 की घात -2 है। अब ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 9 गुणा 10 की घात 9 + 2, तो 9 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 10 की घात 11, इसका मतलब V बराबर मेरे पास 9 गुणा 10 की घात 11 मेरे पास वोल्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास सिंपल तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला। आपको केवल फॉर्मूले पर फोकस करना है कि V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। उसके बाद कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम का धन आवेश है, तो चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, अधिकता हुई है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मेरे पास धन का आवेश है। अब धन का आवेश का मतलब जो धनी व्यक्ति होता है वो दान करता है। अब दान कर दिया तो मेरे पास अधिकता हुई या कमी हुई? जब हम दान कर देंगे तो मेरे पास कमी हो जाएगी। हमारे पास यही बनता है कि इलेक्ट्रॉनों की मेरे पास कमी हो जाएगी। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना, हमें दिया गया है मेरे पास आवेश का मान। तो हमें Q बराबर हमें कितना दिया गया है कि 2.4 गुणा 10 की घात -18, ये मेरे पास आवेश का मान हमें दिया गया है। और हमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर मेरे पास कितना आवेश होता है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम
गुलाम, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। उसके बाद हमें एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई मेरे पास होता है। मेरे पास सूत्र क्या है, Q बराबर N इंटू ई। हमें N निकालना है, N कैसे निकालेंगे, तो N बराबर मेरे पास हो जाएगा Q अपॉन ई। तो N बराबर मेरे पास Q अपॉन ई हो जाएगा। अब N बराबर मैं करूंगा Q का मान, तो Q मेरे पास ये है, Q मेरे पास ये कि 2.4 गुणा 10 की घात -18 बटे मेरे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 1.6 गुणा 10 की घात -19 में कर दिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 15 आएगा। 15 कैसे आया मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया। अब 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, +19 बन जाएगा, मतलब इसको काटने के बाद मेरे पास गुणा 10 बचेगा मेरे पास। तो 240, n बराबर मेरे पास 240 बटे 16, मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो आज की क्लास मेरे प्यारे भाई बहनों को कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। आपको पूरी क्लास में मजा आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना और सारे दोस्तों को बताना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।